Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, from the very long time, we were discussing about the peasants and the tribal movements. And in this very lecture, we are going to finish the tribal movements. In this very lecture, we'll be discussing about the call uprising. And after that, we'll be discussing about the Bela revolt and finally, Hu and Munda uprising. And after that, as per the promise, I have already told you that I will be giving you the prelims capsule. This will be in the cracks. If it has been asked in your examination, discuss about the Western India revolts before 1857, then you have to mention these revolts. Or if it has been asked in the examination, mention the revolts that were happening before 1857 in the South India, and these are these. Okay, my dear friend. So this is just the prelims dose for you, and we are going to discuss about the previous year UPSC questions that has been asked in this very lecture from this very lecture. So my dear friends, without wastage of my time, let's get started. पहले हम बात करेंगे कॉल अपराइजिंग के बारे में। दोस्तों, ये कॉल्स कौन थे? कॉल्स वायर ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये ट्राइबल पीपल थे दोस्तों, यानी द कॉल्स वायर द ट्राइबल पीपल। लेकिन सर हमें बताओ, ये ट्राइबल पीपल कहाँ पे रहते थे? दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे ट्राइबल पीपल्स रहा करते थे, जैसे कि कॉल्स, जैसे कि मुंडास, जैसे कि संथल्स, जैसे कि कोयास, बहुत सारे ऐसे, लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट थी दोस्तों। इसी तरह से एक और ट्राइब जिसका नाम था कॉल ट्राइब, ये रहता था आपके छोटा नागपुर प्लेटू में। दोस्तों, छोटा नागपुर कहां पे है? छोटा नागपुर, चलो यहां पे मैप पे दिखाते हैं दोस्तों, मैप पे दिखाते हैं। आई डोंट नो वेदर इट विल बी विजिबल टू यू और नॉट, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटू। यहां पे है आपकी स्टेट, जो इंडियन स्टेट है, दिस इज झारखंड। हाँ, वही झारखंड स्टेट जहां का महेंद्र सिंह धोनी है, यानी झारखंड की राजधानी रांची से आपका MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, कौन नहीं जानता उसे। वहीं पे है एक प्लेटू जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। दोस्तों, इसी छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे ट्राइब्स रहा करते थे, जैसे कि आपके संथल्स, आपके मुंडा, आपके ओरान और आपके यही कोल। यानी यहां पे सिर्फ एक ही ट्राइब नहीं रहता था, यहां पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे। यहां पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, संथल, मुंडाज, ओरियन, संथल और कोल, यानी बहुत सारे ट्राइब्स इस जगह में रहते थे दोस्तों, आपके छोटा नागपुर प्लेटू पे, या आपके झारखंड और उड़ीसा के इलाके के बीच में से दोस्तों। ओके, सो इन शॉर्ट, अगर हमें कल क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि कोल जो है, who were the Kols? The Kols were the tribe that were inhabitants of छोटा नागपुर प्लेटू along with the others। जो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे ट्राइब्स उधर थे, संथल्स थे, मुंडास थे, और उन्हीं के साथ कोल भी रहा करते थे वहां पे। बेसिकली आपकी विकिपीडिया लिखती है कि ये यूपी और MP का ट्राइब है जो माइग्रेट हुआ है सेंट्रल इंडिया से। लेकिन दोस्तों, ये सेंट्रल इंडिया से तो माइग्रेट हुए हैं, लेकिन ये छोटा नागपुर में ट्राइब्स है। ओके, कब की बात चल रही है? 1850 की बात चल रही है दोस्तों। ओके, लेकिन अब यही ट्राइब ये मजबूर क्यों हुआ यहां पे अपराइजिंग करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ? तो दोस्तों, फिर से एक मंत्रा मैं आपको बताता हूं, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हर कोई रिवोल्ट जो हमने पढ़ा, जो भी हमने ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ा, उसका एक खास काज होता था। वो काज क्या होता था, इसी लेक्चर में हम समझेंगे। देखो, आपके UPSC ने बिल्कुल उसका दिमाग भी यहां पे मेरी दिमाग से मिलता जुलता है दोस्तों, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बार बार यहां पे पढ़ाया था दोस्तों, ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना कि ट्राइबल का एक काज हुआ करता था, एक पर्टिकुलर काज हुआ करता था। देखो, इसने भी 2011 में बाउक होके आपको क्वेश्चन पूछा है, which of the following provided a common factor for the tribal insurrections in India in the 19th century? क्या था वो कॉमन चीज जिसकी वजह से ट्राइबल इंसरेक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से ट्राइबल रिवोल्ट्स हो रहे थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है, चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड सिस्टम एंड टैक्सेशन ऑन द ट्राइबल, ये भी ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन द ट्राइबल, ये भी ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है। राइज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स
ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडलमैन इन द ट्राइबल एरिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ, द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ऑल द एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, इनका जो एग्रेरियन ऑर्डर था, इनके जो अपने जुम कल्टिवेशन थे, इनके जो अपनी फॉरेस्ट लैंड्स थी, उस पे क्या हुआ, डिसरप्शन हुआ इस पे। दोस्तों ये सारे काजेस बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड ए कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर, चाहे बिल रिवोल्ट हो, चाहे खोंड रिवोल्ट हो, चाहे कोल रिवोल्ट हो, चाहे संथल रिवोल्ट हो, जो भी रिवोल्ट्स हुए उन रिवोल्ट्स का कॉमन काज क्या था, पिज़्ज़ा यहाँ पे ट्राइबल का कॉमन काज क्या था। तो दोस्तों मुझे पता है आप सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इसका आंसर किया होता। सो द आंसर इज राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज अ मिडलमैन इन द ट्राइबल एरियाज। इनकी वजह से इनकी परेशानियां हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट किया। और क्योंकि ये अंग्रेजों के आदमी थे, अंग्रेजों के एजेंट थे, इसीलिए द मेन ऑरिजिन, इसीलिए द मेन सोर्स ऑफ दीज दैट वाज ब्रिटिश, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सो दोस्तों यहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया और ये भी इसलिए बताया कि ये तो ऑलरेडी आ चुका था यूपीएससी में, लेकिन इसलिए पढ़ाया क्योंकि दोस्तों जो भी अब हम रिवोल्ट्स पढ़ेंगे या जो भी हमने पिछले ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बात की, उसमें हमने बस यही चीज सीखी कि या तो मुसलमान फार्मर होता था, या तो मनी लेंडर होता था, या तो यहाँ पे मिडल मैनर्स यानी लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है ना, हैवी टैक्सेस इन पे इंपोज होते थे, ये बेचारे ऑप्रेस हुए, ये हम हर किसी रिवोल्ट में देखेंगे। सो दोस्तों हर किसी रिवोल्ट का एक कॉमन यही था कि मिडलमैन हुआ। अगर आपको कुछ याद नहीं आता एग्जाम में तो आप इतना लिखो, मिडलमैन, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स, इनकी वजह से ये बेचारे इनको एक्सटॉर्शन हुआ था। सो कॉमन काज यही लिख लेना आप और आपका आंसर क्लियर। लेकिन हर एक रिवोल्ट का फिर अलग अलग अपना लीडर होता है। जो मैंने आज यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे मैं कॉल अपराइजिंग का लीडर शायद लिखना भूल गया हूँ। तो दोस्तों इनका जो मेन लीडर था जिनके अंडर ये अपराइजिंग हुई, यानी द लीडरशिप ऑफ दिस अपराइजिंग वाज बुड्डो बगात, BUDDHO BHAGAT। दोस्तों पेन उठाओ या स्क्रीनशॉट उठाओ या पेन उठाओ और इसको नोट डाउन करो, यहाँ स्क्रीनशॉट लो बाद में नोट करो। सो द लीडर ऑफ दिस अपराइजिंग वाज बुड्डो बगात। दोस्तों अब मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि जितने भी सारे अब हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करेंगे उनमें आप बस इतना दिमाग में रखना, इतना दिमाग में रखना कि बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन ऑन दीज ट्राइबल पीपल बाय द मनी लेंडर्स, बाय द लैंडलॉर्ड्स, बाय द मिडलमैन, बाय द जमींदार्स, ठीक है ना दोस्तों। ओके चलो इसमें भी फिर देखते हैं कि क्या काज हुआ था, कोल अपराइजिंग क्यों हुई थी। दोस्तों पहले हमने बात की कोल कौन थे, कोल वायर द इनहेबिटेंट्स ऑफ छोटा नागपुर, यानी वो ट्राइबल के लोग थे जो छोटा नागपुर पे रहते थे, यानी प्लेटू पे रहते थे, उसी एरिया में, झारखंड के एरिया में। ओके पहले क्या था, पहले ये बेचारे किसी ट्राइबल चीफ के अंडर, किसी ट्राइबल लीडर के अंडर, ट्राइबल लीडर के अंडर यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, यानी इनका एक अपना ट्राइबल चीफ हुआ करता था और वो ट्राइबल चीफ इनको एज ए बादशाह है और वही बादशाह के अंडर एज ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से गुजारते थे। टुगेदर हंट करने जाते थे, यानी शिकार करने जाते थे एक साथ, ठीक है ना दोस्तों। फिल्मों में भी देखा होगा या आपने देखा होगा मूवीज में कि ये जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे एक साथ शिकार पे जाते थे, एक साथ कल्टीवेशन, जुम कल्टीवेशन करते थे, यानी जो मैंने आपको बताया फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे कल्टीवेट करते थे, जुम कल्टीवेशन, ठीक है ना दोस्तों। और एक साथ यहाँ पे इबादत किया करते थे, बच्चों को पालते थे, लेकिन इनका एक लीडर हुआ करता था जिसे हम ट्राइबल चीफ के नाम से जानते थे। सो इन शॉर्ट दे वर एंजॉयिंग देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके सो कहां पे इनकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस थी, एक पर्टिकुलर जगह पे जिसका नाम था सिंहभूम, यानी ये भी आपके झारखंड इलाके में ही है दोस्तों। ओके लेकिन जैसे ही अब हमें पता चलेगा, जैसे ही अब हमें पता चलेगा कि ब्रिटिश ने नशा किया है और सिंहभूम इलाके को कैप्चर किया है, तो दोस्तों हमारे ट्राइबल लोगों पे क्या बीतेगी, उन पे क्या गुजरेगी, ये सोचेंगे ना, अरे ब्रिटिश ने तो हमारे सिंहभूम को ही कैप्चर किया, हम तो अब ब्रिटिश को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने कैप्चर किया तो किया, ठीक है कोई बात नहीं, ये जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी ना इन ट्राइबल की, ये बेचारे यहाँ पे इनकी लाइफ, इनकी इंडिपेंडेंस यहाँ पे समाप्त हो गई, यहाँ पे एंड हो गई, क्योंकि अब ब्रिटिश इंटरवेंशन करने लगा था, अब इनकी जमीन पे जमींदार आने लगा था, अब इनकी जमीन पे मनी लेंडर लोन देता था,
देखो दोस्तों, क्यों मनी लेंडर क्यों लोन देता था, यहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये बेचारे क्या करते थे, कोई प्रोडक्ट फॉरेस्ट का बेचते थे, यानी बेचते थे और पैसे वैसे कमाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंटरवेंशन हुआ हिंदुस्तान में, ब्रिटिश ने यहां पे कपड़े लाए, यानी क्लॉथ्स लाए जो बिल्कुल सिले हुए क्लॉथ्स थे। इन्होंने यहां पे डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाए। ये बेचारे भी, ट्राइबल लोग भी चाहते थे कि हम ये प्रोडक्ट्स यहां पे खरीदे अंग्रेजों के, लेकिन उसके लिए तो पैसे होने चाहिए थे। तो ये जाते थे इन मनी लेंडर्स के पास, जो मनी लेंडर यहां पे अंग्रेज ने भेजा था। मनी लेंडर ने मनी दिया, बाद में वो बेचारे मनी चुका नहीं पाते थे। ये 50% से लेकर 500% तक इन पे टैक्स लगाता था, इंटरेस्ट लगाता था। वो बेचारे इतना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे और ये मनी लेंडर इनकी लैंड हड़प लेता था दोस्तों। ये मैंने हर लेक्चर में ये बात की है, हर लेक्चर में मैंने ये बात की है। सो इन शॉर्ट जब अब यहां पे सिंहभूम का जो इलाका जहां पे ये रहते थे, ये अब ब्रिटिश ने कैप्चर किया। तो ब्रिटिश ने यहां पे अपनी इंपोजिशन की इस जुरिडिक्शन पे अपना सारा कानून लगाया। इन बेचारों को बोला कि अब आपको फॉरेस्ट यहां पे कल्टीवेट नहीं करना है, अब आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर जमींदार रहेंगे, लैंडलॉर्ड रहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ, इनकी नफरत हो गई, अंग्रेजों के लिए इनकी नफरत दिल में पैदा हो गई। लेकिन दोस्तों यहां पे सिर्फ अंग्रेज ही नहीं था, यहां पे आउटसाइडर्स भी थे, जिनसे जिनसे आपके कोल लोगों ने अपराइजिंग की, जिनसे बगावत की। आउटसाइडर में कौन कौन था, आउटसाइडर में सिख थे, सिख यहां पे अब आने लगे थे। मुस्लिम फार्मर्स अब यहां पे, यानी आपके सिंहभूम इलाके में, आपके कॉल के इलाकों में अब ये लोग आने लगे थे, और मनी लेंडर्स। और बिकॉज ऑफ दीज आउटसाइडर्स, और आउटसाइडर्स को क्या नाम दिया जाता है, मैंने आपको बताया, ये ट्राइबल लोग आउटसाइडर्स को डाइकूज कहते थे, DIKUS, कल के लेक्चर भी पढ़ाया था, डाइकूज कहते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश एंड बिकॉज ऑफ दीज आउटसाइडर्स आर डाइकूज, ये बेचारे यहां पे अपराइजिंग करेंगे, कॉल अपराइजिंग करेंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि इन पे तो अब हैवी टैक्स लगेगा, बिकॉज ऑफ दीज मनी लैंडर्स, बिकॉज ऑफ द मुस्लिम फार्मर्स, इन पे अब हैवी टैक्स लगेगा इनकी जमीनों पे, और ये बेचारे ऑप्रेस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ये क्या करेंगे, अब जो इनकी भड़कती हुई आग है इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट सामने आएगी, जो 1831 में होगा इन्हीं आउटसाइडर्स के खिलाफ। और इस रेबेलियन में, इस रिवोल्ट में हम देखेंगे हजारों आउटसाइडर्स को, हजारों मनी लैंडर्स को यहां पे मारा जाता है। इतनी आग इनके दिलों में थी, इतनी आग इनके सीनों में थी कि थाउजेंड्स ऑफ द आउटसाइडर्स वर किल्ड बाय द कॉल्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके मकान भी जलाए गए, यानी आउटसाइडर्स के मकान भी जलाए गए इन ट्राइबल लोगों ने, एंड दे लूटेड देयर प्रॉपर्टी। इन ट्राइबल लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी भी लूटी। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम, ये मनी लेंडर, ये सिख इन्हीं के एरिया में, सिंहभूम में, या आप छोटा नागपुर प्लेटो में मानो, वहीं पे ये लोग सेटल होने लगे थे अब। यानी आउटसाइडर्स इंटरवेंशन, आउटसाइडर्स इंट्रोडक्शन टू द छोटा नागपुर प्लेटो, या आउटसाइडर्स सेटलमेंट in the residents, in the dwelling places of the call, and that was सिंहभूम। अब सिंहभूम में सिख, मुसलमान और मनी लैंडर बसने लगे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल अत्याचार है हम पे, हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को ही लूटा, इन्होंने इनके मकानों को ही जलाया, और उन्होंने इनको किल किया। दोस्तों आज भी अगर आप देखेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल, दोस्तों ये जो आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये बेसिकली पिछले एक्सपीरियंस से है, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। यानी जो 1935 एक्ट ऑफ 1935 जो अंग्रेजों ने लगाया था यहां पे, उस एक्ट के मुताबिक यहां पे इंडियन को चलाना था। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो 70% ये ओरिजिन क्या है, 1935 वाला एक्ट जो अंग्रेजों ने लगाया था। सो दैट इज द हिस्ट्री, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। नंबर सेकंड थिंग दोस्तों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है ना रेस्ट्रिक्शन ओवर द मूवमेंट्स टुवर्ड्स द ट्राइबल एरियाज, यानी आप ट्राइबल में एरियाज में मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप आसाम के ट्राइबल इलाकों में नहीं जा सकते, त्रिपुरा के, मिजोरम के, नागालैंड के, आसाम के, वहाँ पे आप नहीं जा सकते विदाउट यानी वहाँ पे आप नहीं जा सकते दोस्तों। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको किल किया जाता है, वो लोग आपको मार डालेंगे, ठीक है ना। सो इन शॉर्ट इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब इंट्रोडक्शन, ये लोग आने लगे थे हमारे इलाकों में, तो इन्होंने इनको किल किया।
अब ये जो अपराइजिंग है ये क्विकली स्प्रेड हुई बाकी इलाकों में, यानी रांची में, कहां से, सिंहभूम से, अब रांची में, अब हजारीबाग में, पलामू में, और भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि आपका मनभूम। ठीक है ना दोस्तों, इन इन इलाकों में अब ये रिवोल्ट्स फैलने लगे। बाद में अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी ना अब इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, और अंग्रेज यहां पे एक अपनी बड़ी सी टुकड़ी को, एक बड़ी सी आर्मी को यहां पे लाएंगे और यहां पे क्या करेंगे काम, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रिवोल्ट सप्रेस तो होगा नहीं। अब कैसे होगा, इन अंग्रेजों को बेसिकली यहां पे थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स को मैसेकर करना पड़ेगा, यानी इन कॉल्स ट्राइबल को इनको मारना पड़ेगा, तब जाके यहां पे रिवोल्ट सप्रेस हो जाएगा दोस्तों। और अल्टीमेटली वही होता भी है और ये रिवोल्ट सप्रेस हो जाता है। सो इन शॉर्ट, जो पिछले रिवोल्ट्स में कहानी थी यहां पे भी वही कहानी है। दो ही चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी, इसका लीडर और इसका डेट और इसकी प्लेस, ये कहां पे हुई थी और इसका लीडर कौन था, बस इन शॉर्ट। बाकी सारी कहानी तो सेम है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अब हम बात करेंगे यहां पे एक और रिवोल्ट का, जिसका नाम होगा खोंड अपराइजिंग। चलो दोस्तों पहले देखते हैं ये खोंड रिवोल्ट, ये खोंड वाले जो लोग थे ये कहां पे रहते थे। चलो यहां पे अगर लिखा होगा तो वेल एंड गुड, अगर मैप पे, हाँ, दीज वर योर खोंड्स। देखो दोस्तों ये खोंड कहां पे है आपके, यहां पे आप मैप में, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूं, आप खुद देख लीजिए कौन सा इलाका है ये खोंड जहां पे रहते थे। सो खोंड अकेले इस जगह पे नहीं रहते थे, इसमें रहते थे बोंडा भी, पराजा भी, खांडा भी, कोया भी एंड सौरा भी। यानी कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बताइए यहां पे इस इलाके में, यानी इस इलाके में ये रहते थे, आप बताएं खोंड्स के साथ साथ और कौन ट्राइब्स थे। क्योंकि दिमाग फिर गया यूपीएससी वाले का, तो आप कर क्या सकते हैं, इसीलिए मैप्स का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे खोंड्स के साथ ये सारे इलाके, ये सारे ट्राइबल इलाके भी होते थे। और इनकी ऑरिजिन कहां थी, उनकी लोकेशन कहां थी दोस्तों, दिस वाज देयर लोकेशन। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं और वहीं पे इस लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडियन मैप देखो, खुद जान जाओगे कि लोकेशन कौन सा था। चलो दोस्तों, सो खोंड अपराइजिंग, ये मैंने आपको बताया, ये खोंड्स दैट वायर रिजाइडिंग इन द उड़ीसा। या आप ऐसा बता सकते हैं कि खोंड्स वो ट्राइबल लोग थे जो आपके उड़ीसा से लेकर श्रीकाकुलम या विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बगल या बिटवीन में ये इलाका जो है, उड़ीसा टू दिस टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, इस इलाके में दीज आर कॉल्ड, वहां पे जो ट्राइब्स रहते थे उन्हीं को खोंड कहते थे। देखो दोस्तों मैप में भी तो यही है ना, मैप में भी तो यही है ना, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश। दोस्तों दिस इज योर आंध्र प्रदेश एंड दोस्तों दिस इज योर उड़ीसा। ये बंगाल का इलाका है और यहाँ पे उड़ीसा हुआ करता था, उस टाइम बंगाल के साथ ही हुआ करता था, बंगाल प्रोविंस के साथ ही ये है, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो लेट्स बिगिन विद द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन। अब देखेंगे ये खोंड वालों ने क्या किया, उनको क्या हुआ था कि उन्होंने रिवोल्ट यहाँ पे किया था। ओके मेरे दोस्तों, ये कब हुई थी अपराइजिंग, ये हुई थी 1837 से लेकर 56 तक दोस्तों। ओके देखो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने यहां पे भी अपनी टांग अड़ा दी। इन खोंड्स के जो इनका अपना ट्रेडिशन था, अपना रिचुअल था, अपने कस्टम्स थे, अपने रीति रिवाज जो थे इनके, अंग्रेजों ने इनके रीति रिवाजों में भी टांग अड़ाना शुरू किया। बेसिकली अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जब बंगाल यहां पे कैप्चर किया और इसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो खोंड ट्राइब है यहां पे ये एक प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है मारिया, यानी दिस वाज ए ह्यूमन सैक्रिफाइस। यानी ये खोंड्स जो थे ये इंसानों को सैक्रिफाइस करते थे, इंसानों को मारते थे, और यानी अपने ही लोगों को मारते थे, इंसानों को मारते थे, ये समझते थे कि हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहां पे खोंड्स का जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है, यानी ये जो खोंड्स इंसानों को किल करते थे, इनको यहां पे इस प्रैक्टिस को एंड किया। ठीक है ना दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। अब खोंड क्या समझेगी, खोंड समझेगी कि अरे अंग्रेजों ने हमारी प्रैक्टिस को बंद किया, अरे अंग्रेजों ने हमारे इंटरवेंशन किया हमारे कस्टम्स में, तो ये इनके खिलाफ। दूसरी बात, अंग्रेज जब इसको ऑक्यूपाई करेगा तो न्यू टैक्सेस लगाएगा इन पे, इसमें तो खोंड्स भी शामिल होंगे, खोंड्स का जो इलाका था वहां पे भी न्यू टैक्सेस लगेंगे, तो खोंड्स फिर से अपोजिशन में। इसके बाद अंग्रेज एक और चीज करता है, यहां पे जमींदार को इनके एरियाज में बेचता है और जमीन इन्हीं के हवाले करता है, जमींदार के हवाले। सो अब यहां पे बर्दाश्त के बाहर खोंड्स को, और खोंड्स अब रेबल करेंगे।
ठीक है ना दोस्तों। खॉन्ड्स रेबल करेंगे, लेकिन किसके अंडर रेबल करेंगे? यहां पे इनका लीडर उठेगा जिसका नाम होगा चक्रा बिश्नोई। ये बेसिकली एक राजा था, इनका एक लीडर था, ये राजा था, इनका खॉन ट्राइब का राजा था। यही उठेंगे यहां पे जिसका नाम होगा चक्रा बिश्नोई। ये यहां पे उठेंगे और अपने लोगों को जमा करेंगे, बोलेंगे जाओ आ जाओ भाई मेरे अंडर काम करो, और हम यहां पे इनके खिलाफ रेबल करेंगे। और इसका साथ देंगे गुमसार, काला हिंदी और दूसरे ट्राइब के लोग भी, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है मैप में कौन कौन से ट्राइब्स इनके अगल बगल में रहते थे। सो दोस्तों अब ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी और अब ये क्या करेंगे? अब ये अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेज तो तमाशा देखेगा नहीं, अंग्रेज अपनी आर्मी भेजेगा और इनको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों फिर से 1914 में, 1914 डेट याद रखो, 1914 जब वहां पे गांधीयन, जब वहां पे एरा होगा, वहां पे मॉडरेट्स होंगे, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट्स होंगे, वहां पे क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई होंगी और वो डिमांड कर रहे होंगे स्वदेशी मूवमेंट, वो डिमांड कर रहे होंगे यहां पे जो अपना सेल्फ ऑटोनॉमस स्टेटस वो यहाँ पे डिमांड कर रहे होंगे अंग्रेजों से। तो तब ही जाके ये खोंड वाले फिर से रिवोल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी अब कि इंडिया शायद आज़ाद हो जाएगा, उनकी उम्मीद थी कि अगर इंडियन आज़ाद हो गया तो हमें तो अलग रहना है, हमें तो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बनाना है। देखो दोस्तों यहाँ पे हमेशा ये जो ट्राइबल लोग थे ये कभी नहीं चाहते थे कि हम इंडिया के साथ रहे। अगर ये चाहते भी थे, लेकिन ये चाहते थे एक ऑटोनॉमस बॉडी बन के रहे, यानी हम पे इंडिया एज ए सुप्रीम या सॉवरियन नहीं होना चाहिए, हमारा जो स्टेट होगा वो ऑटोनॉमस होना चाहिए। क्योंकि इनका जो ये एथनिकल टाइज जो इनकी थी अलग थी, दिस वाज एन आइसोलेटेड ग्रुप, इनकी एक अलग पहचान थी। सो दोस्तों इनकी होप अराइज होगी 1914 में, क्योंकि जब इनको लगेगा कि इंडिया अब यहाँ पे इस कगार पे है कि अंग्रेजों को यहाँ से दफा करेगा, तो तब जाके इनकी भी जो यहाँ पे होगी होप्स वो अराइज हो जाएंगे और ये फिर से रिवोल्ट करेंगे 1914 में दोस्तों। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर खोंड अपराइजिंग्स। ओके दोस्तों, चलो अब हम बात करेंगे एक और अपराइजिंग के बारे में जिसका नाम होगा बिल रिवोल्ट। दोस्तों कौन थे ये बिल्स? कहां से आए थे? कहां से आते हैं ऐसे लोग? दोस्तों ये बिल्स जो बेचारे थे ये यहां पे रहते थे। चलो आपको यहां से दिखाते हैं, दिस वेर द लोकेशन ऑफ द बिल्स। अगर मैप किसी को स्ट्रांग नहीं है, किसी को नहीं पता मैप में कौन सी जगह कहां पे है, दोस्तों वो यूपीएससी के लिए सोचना भी नहीं, क्योंकि मैप इज द बैकबोन फॉर द यूपीएससी। आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो मैप पे जाना है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है तो मैप तो ज़रूरी है, आपको बहुत सारी जितने भी इकोनॉमिक्स है, यानी बहुत सारी चीज़ें, यानी सारी जो कोर सब्जेक्ट्स आपके हैं, मैप बिल्कुल ज़रूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सारे ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके लिए मैप का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्स, जहाँ पे मैंने ये किया है मार्क, तो बिल्स यहाँ पे रहते थे दोस्तों। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? बेसिकली इस मैप में थोड़ा सा इसने गड़बड़ किया है। तो बेसिकली द बिल्स वर द रेजिडेंट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र। एक जगह थी नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में जिसका नाम था खानदेश, KHANDESH, खानदेश। या आप इसे वेस्टर्न घाट से भी रिलेट करते हैं, यानी ये वो ट्राइब था जो वेस्टर्न घाट पे रहता था एक जगह पे जिसका नाम था खानदेश, यानी जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। ठीक है ना? ओके मेरे दोस्तों, चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या करना है? आप बिल्स के बारे में पढ़ना है। दिस इज BHIL दोस्तों, दिस इज नॉट BILL, बिल, दिस इज BHIL। सो अब मैं क्या कहूँगा, बिल्स यहाँ पे एक ट्राइब था, ये रहता था खानदेश में। खानदेश कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र। या आपकी बुक ने लिखा है दिस वर द एबॉरिजिनल ट्राइब दैट इनहैबिटेटेड वेस्टर्न घाट्स। मैंने पहले भी बताया कि ये वेस्टर्न घाट्स पे रहती थी दोस्तों, विद देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द खानदेश। लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, इनकी बेस जो थी, इनका जो एपिसेंटर था वो था खानदेश। या आप ये मान के चलिए कि इन्होंने माउंटेन पासेस नॉर्थ से लेकर दक्कन तक ऑक्यूपाई किया था। देखो दोस्तों, दिस इज योर नॉर्थ से लेकर दक्कन तक, दिस इज नॉर्थ, एंड ये लेकर दक्कन तक, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, यानी नॉर्थ टू साउथ वाला जो इलाका था, इसके बीच में ये यानी खोंड, यानी जो बिल्स जो है उन्होंने इसको ऑक्यूपाई करके रखा था दोस्तों, इन्होंने इसको ऑक्यूपाई करके रखा था। सो दोस्तों
अब यहाँ पे बात करेंगे सर इन पे क्या दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से बिल्स ने यहाँ पे रिवोल्ट किया। तो दोस्तों बहुत सारे रीजंस थे। एक रीजन था फेमाइन, यानी जो फेमाइन आया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो बेचारे इनको खाने पीने के लिए अब कुछ नहीं, इनके बच्चे भूख से मरते थे, इनके पैसे भी नहीं है। मिस गवर्नमेंट जो अब यहाँ पे यानी महाराष्ट्र में जो यहाँ पे अब ब्रिटिश ने यानी 1817 टू 19 यहाँ पे तो आ चुका था, अंग्रेजों का डोमिनेशन वहाँ पे आ चुका था। सो यहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रही थी। एंड आउटसाइडर्स इंट्रोडक्शन, जो मैंने बताया कॉमन काज जो था, यानी आपके मनी लेंडर, आपके जमींदार, आपके लैंडलॉर्ड, इनका एक्सटॉर्शन या इनका इंट्रोडक्शन इनकी जमीनों पे। सो इन शॉर्ट दीज वर द कॉजेज फॉर दिस रिवोल्ट। और 1817 से लेकर 19 तक ये रिवोल्ट अब खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब ये रिवोल्ट करेंगे किनके खिलाफ? आउटसाइडर्स के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिश टांग क्यों घुसाएगा? ब्रिटिश यहां पे इनको क्या होगा ऐसे, ब्रिटिश यहां पे इन पे एलिगेशन लगाएगा, बोलेगा कि ये जो बिल्स है, ये जो बिल ट्राइब है, ये पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ मिला है और इसके एक मिनिस्टर त्रिम्बक जी दंगलाई के साथ मिले हैं और ये हमारे खिलाफ प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पेशवा, ये त्रिम्बक जी बेसिकली ये तो कहाँ के थे? ये पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। पुणे कहाँ? आपके महाराष्ट्र में। और बिल्स कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में। सो इन शॉर्ट ब्रिटिश ने बोला कि बिल्स इनके साथ मिलके यहाँ पे हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और इसी का फायदा उठा के ब्रिटिश ने यहाँ पे अपनी आर्मी को लाया और इनको बोला कि आप ओपनली फायर करो इन पे, और इनको इस रिवोल्ट को रूथलेसली क्रैश किया दोस्तों। ठीक है ना। ओके माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये रिवोल्ट यहाँ पे ही समाप्त नहीं होता है। 1825 में इनका एक और लीडर आता है, सेवाराम, और सेवाराम उनको बोलता है अब मैं आपका लीडर और आप मेरे अंडर काम करो और हम इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। सो लेटर ये लड़ाई यहां पे भी समाप्त नहीं होती और लेटर हम देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे एक रिफॉर्मर आते हैं जिनका नाम होगा गोविंद गिरी। आपकी बुक लिखती है गोविंद गुरु, गलत है, गोविंद गिरी। ठीक है ना दोस्तों। सो गोविंद गिरी यहाँ पे इनको हेल्प करता है और यहाँ पे बेसिकली ये जो गोविंद गिरी है ये इनको बताता है कि आप एक काम करो, आप मेरे अंडर अब काम करो, मैं आपको जो बिल राज ऑफ 1913 यानी वहां मैं आपको आपका इलाका आपके हवाले कर दूंगा, यानी बस आपको मुझे एज ए लीडर मानना है। और हु वाज दिस गोविंद गिरी? गोविंद गिरी वाज द रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वदेशी मूवमेंट और इसी के साथ यानी मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा गोविंद गिरी के बारे में, ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर। और इसके बाद जो हम लेक्चर उठाने वाले वो तो यही होगा रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो हम वहां पे आपको गोविंद गिरी के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि गोविंद गिरी वाज द लीडर। यहाँ पे अब ये लेट में आते, ही वाज अ लेटर लीडर, बेसिकली ही वाज अ रिफॉर्मर। ठीक है। तो यहां पे इन्हें किन बिल्स को हेल्प किया? जो यहां पे साउदर्न राजस्थान इलाके में जो बिल्स रहते थे उनको यहां पे, यानी जो संत स्टेट में रहते थे या बंसवाड़ा स्टेट में रहते थे, उनको यहां पे हेल्प किया, बोला कि आप मेरे अंडर काम करो, आई एम योर लीडर एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है। और उसने उनको रीऑर्गेनाइज किया, बोला कि मैं आपको बिल राज जो है 1913 वाला बिल राज, यानी आप अपने इलाके पे पर खुद राज करेंगे दोस्तों। सो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग बस इतना है कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आए, जैसे कि आपका सेवाराम, जैसे कि आपका गोविंद गिरी। ठीक है। और ये रिवोल्ट, ये जो बिल रिवोल्ट है, ये अहमियत क्यों है इसकी? क्योंकि ये बहुत बाद यानी रिवोल्ट होता था, ठीक है, क्रैश किया, मसला खत्म, इसके बाद ही फिर अराइज होती थी, क्रैश किया, फिर अराइज होती थी, क्रैश किया, फिर से अराइज होती थी दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो 1818 में, 1825 में, फिर 31 में, फिर 46 में, ठीक है, और फिर 1917 में। ठीक है ना दोस्तों। सो बहुत बार ये बिल रिवोल्ट यहाँ पे हुए, अपराइजिंग हुई। ओके। बेसिकली किनके खिलाफ? ये मिस गवर्नमेंट, आउटसाइडर इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड फेमाइन, ये सारे रीजंस इनके जहन में थे। और इन शॉर्ट आप जो मान के चलिए जो ब्रिटिश इंटरवेंशन था इनकी जमीनों पे, इनकी ऑक्यूपेशन पे, ठीक है ना, वो यहाँ पे इनको डिस्टर्ब हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे वेंट इनटू द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द आउटसाइडर्स। ओके मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और रिवोल्ट के बारे में जो आपके छोटा नागपुर प्लेटू पे ही ये लोग रहते थे, ये ट्राइब रहते थे। यानी कहां पे? छोटा नागपुर एंड सिंगबम। कौन ट्राइब था? हु एंड मुंडा। दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया था, मैप में दिखाया था, अभी हमने मैप के बारे में बात की, तो यहां पे है आपका मुंडा,
यहाँ पे जब हमने छोटा नागपुर की बात की थी, यानी झारखंड इलाके की बात की थी, तो वहीं पे मैंने आपको मुंडाज के बारे में बताया। मुंडाज और इन्हीं के साथ ट्राइब्स हुआ करते, संथाल्स, ओरियंस, ठीक है ना। सो दिस वाज द एरिया जहाँ पे आपके मुंडाज हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन अब यही तो देखना है हमें, ए मुंडाज या ये हु और मुंडाज बेसिकली दो अलग अलग ट्राइब्स थे। हु वाज अ डिफरेंट ट्राइब एंड मुंडा वाज अ डिफरेंट ट्राइब। सर ये क्यों यहाँ पे हुए अब रिवोल्ट में, उन्होंने क्या खता किया था, इन्होंने किन के खिलाफ बगावत की? तो दोस्तों इनका एक राजा था जो पराहत के राजा थे। पराहत वाज ए प्लेस इन द उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है अभी भी पराहत, वहीं पे राजा हुआ करते थे, वहीं पे एक ट्राइब हुआ करता था और उन्हीं का राजा था राजा पराहत। उसने क्या किया, उसने हु ट्राइब को यहां पे इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, बोला कि हमें रिवोल्ट करना है अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहां पे ये सिंहभूम में रहते थे, यानी सिंहभूम कहां पे, सिंहभूम एक जगह है आपके झारखंड इलाके में, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों। ये अब ऑक्यूपाई किया था अंग्रेजों ने, तो 1820 पे रिवोल्ट होगा और 1827 में अंग्रेज इसको क्रैश करेंगे। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकेंगे, फिर से 1831 में खड़े हो जाएंगे और यहां पे अब इनका साथ देंगे मुंडाज। मुंडाज कहां के थे? मुंडाज छोटा नागपुर प्लेटू पे रहते थे। और यहां पे ये क्या बोलेंगे, मुंडाज क्यों बेचारे तंग आ गए थे? मुंडाज बेचारे तंग आ गए थे बिकॉज ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी। जो अंग्रेजों ने रेवेन्यू पॉलिसी अब बनाई थी यहां पे छोटा नागपुर पे या बंगाल इलाके में या झारखंड इलाके में, जो यहाँ पे न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स आ रहे थे, न्यू फार्मिंग सेटलमेंट जो आ रहे थे, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट और जो भी जितने भी सारे सेटलमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है ना दोस्तों। बिकॉज ऑफ दीज सेटलमेंट्स, बिकॉज ऑफ दीज रेवेन्यू इंट्रोडक्शंस, बिकॉज ऑफ दीज न्यू लॉज, ये बेचारे सफर हो रहे थे। और मुंडाज ने देखा कि हु ऑलरेडी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करा है, चलो हमें भी मौका है, लोहा गर्म है, चलो हथौड़ा मार ही देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और एक और शिकायत थी इन मुंडाज की, इन मुंडाज ने देखा कि जो बंगाल के जमींदार थे वो यहाँ पे इनके इलाके में प्रवेश कर चुके थे, वो झारखंड में आ चुके थे और इनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे थे अब, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या करेंगे, ये इनके खिलाफ जाएंगे और रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। सो 1832 में हम देखेंगे अंग्रेज इस रिवोल्ट को सप्रेस करेंगे, लेकिन मुंडाज यहां पे बेचारे फिर सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन हु का जो ऑपरेशन है, हु का जो रिवोल्ट है, ये कंटिन्यू हो जाएगा 37 तक। मुंडाज सप्रेस हो गई लेकिन हु कंटिन्यू चल रहा है। यहां पे 1899 से लेकर 1900 तक मुंडाज फिर यहां पे होशियार हो जाएंगे, फिर यहां से नींद से जाग जाएंगे और यहां पे बिरसा मुंडा एक आदमी है, इसके अंडर यहां पे रिवोल्ट खड़ा करेंगे। दोस्तों इस बिरसा मुंडा के बारे में आपकी 8th की एनसीईआरटी बहुत डिटेल्ड लिखती है, बिरसा मुंडा कौन थे, यानी ये लिखते थे इसने लोगों को बोला कि मैं आपका गॉड हूं, आई एम द भगवान, और मुझे ऊपर वाले ने यहाँ पे इसलिए भेजा कि मैं आपकी सफरिंग जो है, आपकी जो परेशानियां है वो मैं दूर कर सकूं। तो दोस्तों ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी का, यानी बिल्कुल जो अब खुलासा होगा उस चीज का, यानी बिल्कुल हमने रिवोल्ट्स पढ़ी, पीजेंट्स भी पढ़ी, ट्राइबल्स भी पढ़ी, लेकिन कल मैं आपको एक लेक्चर बस 30 मिनट का लेक्चर आपकी पूरी एनसीईआरटी का यहां पे क्लियर करूंगा, जो आपकी बाकी बुक्स कवर नहीं करती। दोस्तों मे बी आपका एग्जामिनर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है और आजकल ट्रेंड भी यही है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कल मैं एनसीईआरटी को कंपाइल करूंगा बिल्कुल एक लेक्चर में, और इसमें यही आएगा, बिरसा मुंडा के बारे में भी उसमें आएगा और इसके बारे में हम कल के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑक्यूपेशन था इन ट्राइबल्स का, कौन कौन से ट्राइबल्स क्या क्या काम करते थे। दोस्तों यहां पे मैंने सिर्फ ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ाए आपको, इनकी राइजिंग्स, अपराइजिंग्स, लेकिन कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो लोग क्या क्या काम करते थे, कौन सा ट्राइब कौन सा काम करता था, कौन हंटिंग करता था, कौन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लेता था, अच्छा अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत क्यों थी, अच्छा जमींदार ने क्या किया इनके साथ, अच्छा बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम कल बात करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश, जो एक लेंथी चैप्टर था ये फिनिश हो जाएगा और फिर मैं आपको एक ज़बरदस्त यहाँ से अब हिस्ट्री के पढ़ने में मज़ा आता है दोस्तों, जो याद भी आपको रहेगी अब वो मैं इंशाल्लाह परसों से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको एक प्रीलिम्स यहाँ पे कैप्सूल दिया है, पॉपुलर अपराइजिंग्स अप टू 1857 बंगाल में कौन कौन से है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लगभग मुझे लगता है 90% इस बार आने के चांसेस है, बंगाल में पॉपुलर अपराइजिंग्स कौन कौन सी हुई, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दोनों है, पीजेंट्स भी और ट्राइबल भी। ये सन्यासी, चौर, पीजेंट अपराइजिंग्स, रंगपुर एंड दिंगपुर, हु एंड मुंडा मैंने ऑलरेडी पढ़ा है।
देखो दोस्तों, ये पढ़ा है, कॉल पढ़ा है, पागलपंथीज पढ़ा है, होम के बारे में पढ़ा है, खांसी के बारे में पढ़ा है, फर्जी डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ा है, खौन के बारे में अभी भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, बस इसका याद रख लेना किसने किया था, संथल, इनके बारे में तो हमने पढ़ा। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल के बारे में पढ़ा, यहाँ पे वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। कच रेबेलियन ये तो नहीं पढ़ा है, बस इसका नाम याद रखना। रामोसी राइजिंग, इसको थोड़ा सा नज़र देना, थोड़ा सा पढ़ देना। कोली अपराइजिंग, सूरत साल्ट एजिटेशन एंड कोल्हापुर एंड संतवादी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसके अंडर आता है। इसी तरह से साउथ इंडिया में राजा ऑफ विजयनगरम, ये हमने पढ़ा है। दीवान विलुथंपा, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना दोस्तों। रेबेलियन एट मैसूर, मफिला अपराइजिंग, ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कोका और नामदारी मूवमेंट, ये भी हमने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों, यानी लाइक 90%। चलो अब डिस्कस करते हैं हम यूपीएससी जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं हम। Which of the following mountainous tribe did the British first came into contact with after the grant of Diwani in the year 1765? देखो दोस्तों, खासीज के बारे में हमने बात की, अगर नहीं की होगी तो मुझे बताना, मैं कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, Which of the following revolts was made famous by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? His novel आनंदमात। दोस्तों, सन्यासी रेबेलियन, इसका हमने उस बार भी मेंशन किया था, ये भी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। देखो हम देखेंगे हम कितना यहाँ पे मतलब यूपीएससी में हम कितना आगे चल रहे हैं, मतलब जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है केएस की, इसकी भी थोड़ी सी लेवल कम होती है। हम देखेंगे कि हम कर पाते हैं क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं। और जो चौथा क्वेश्चन अभी भी हमने डिस्कस किया है, उसका आंसर सी है दोस्तों, तो ये भी हमने किया है कवर। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। दोस्तों मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैंने आपको ये पढ़ा है कि नहीं, आप ही मुझे बताना मैंने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबलपुर? संबलपुर में कौन सा लीडर था इन रिवोल्ट्स का? शायद मुझे लगता है मैं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा, मुझे याद दिलाना, लेकिन वो थे सुरिंदर साय, ठीक है ना दोस्तों, सुरिंदर साय। अगर मैंने पढ़ाया है ये नाम, अगर मैंने संबलपुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो मुझे बताना, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पढ़ लिया करो। जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बगैर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा करके आपको पढ़ाता हूँ। यानी बिल्कुल भी उसमें यथकाशित पढ़ता मुझे आप तारना छनमहल, वो बिल्कुल भी उसमें आप, लेकिन जो अगर कोई टॉपिक छूटता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने कोई रिवोल्ट नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ वाजनगरम नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लेना, समझ नहीं आता तो मुझे बता दो। अब आप बोलेंगे सर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? दोस्तों मैं आपको इतना डिटेल्ड पढ़ा रहा हूँ और सोचता हूँ लेक्चर छोटा कम से कम होना चाहिए, आप भी बोर नहीं होने चाहिए, तो कहाँ फिर खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री बाकी क्योंकि आपका एग्जाम तो नज़दीक है ना दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो 4 बुक्स है, ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।